हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जो कि घर पर होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ऐसी कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो आती है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल मेडिसिन का यूज किया जाता है बुखार के अंदर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है तो उसको पैरासीटामोल की एक टेबलेट दी जाती है। अगर उसका बुखार फिर भी नहीं उतरता है, 6 घंटे के अंदर उसका बुखार नहीं उतरा, तो फिर से एक टेबलेट पैरासीटामोल की हम देंगे। ठीक है, तो अगर इसकी डोज की बात की जाए तो हर 6 घंटे के इंटरवल पे इसको रिपीट किया जा सकता है और पूरे दिन में मैक्सिमम 4 बार दिया जाता है। तो ये हमारी पैरासीटामोल की डोज हो गई और इसका यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारी पेन किलर की। तो यहाँ पे पेन किलर है, यानी कि आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहां पे इन पेन किलर्स का यूज किया जाता है। जैसे आपके सिर में दर्द है या फिर दांत में दर्द है, ठीक है, या बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहां पे इन पेन किलर्स का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से वो पेन किलर है? देखिए, पहला जो पेन किलर है वो है डिक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, निमोसलाइड। ये क्या है? ये पेन किलर्स हैं। ठीक है, ये जो पेन किलर्स हैं ये पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ भी आते हैं। क्योंकि पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ क्यों दिया गया है? क्यों, देखिए, पैरासीटामोल जो है ये दोनों ही प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। ये एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। एंटीपायरेटिक का मतलब ये है कि बुखार को भी उतारता है और एनाल्जेसिक का मतलब है कि पेन में भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी होने के कारण अगर हम डिक्लोफेनिक या पेन किलर के साथ इनका कॉम्बिनेशन देते हैं तो यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ और मैं आपको पेन किलर बताता हूँ। जैसे डिस्प्रिन सुना होगा आपने, ठीक है, उसके अंदर साल्ट होता है एस्प्रिन, तो वो भी पेन किलर है। ब्रूफेन सुना होगा आपने, वो भी पेन किलर है। अब क्या होगा, ब्रूफेन है, एस्प्रिन है और ये निमोसलाइड है, ये आप अवॉइड कीजिए। ये पेन किलर आपको नहीं लेने हैं। अगर आपके सिर में दर्द है या मान लिया आपके दांत में दर्द है तो आपको क्या करना है, आपको डिक्लोफेनिक या फिर एसिक्लोफेनिक, इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट लेनी है। ठीक है, सबसे जो बेस्ट और सेफ पेन किलर है वो या तो डिक्लोफेनिक है या एसिक्लोफेनिक है। ठीक है, तो जितने भी पेन किलर बताए इन सब में से सेफ मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, निमोसलाइड की अवॉइड करना है। निमोसलाइड क्या है? ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करता है, यानी कि लीवर पर ज्यादा डैमेज करता है। अगर ज्यादा यूज कर रहा है कोई भी व्यक्ति निमोसलाइड का तो उसका लीवर डैमेज होने का खतरा है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ निमोसलाइड को अवॉइड करना है। ठीक है, एस्प्रिन क्यों अवॉइड करना है? देखिए, जो एस्प्रिन है वो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो प्लेटलेट होती है ना, उनकी संख्या कम कर देता है। ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज कर देता है, इसलिए एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। अब एस्प्रिन किसको देना चाहिए? जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको एस्प्रिन दिया जाता है। ठीक है, अब वहां पे जो मान लिया हार्ट पेशेंट है कोई भी, तो उनको फिर डिक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक ये पेन किलर बंद किए जाते हैं। तो हार्ट पेशेंट में तो डिक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक बंद किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, वहां पे उनका स्ट्रोक का खतरा, दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। एसिक्लो अगर डिक्लो देंगे तो पेन किलर देंगे, वहां पर फिर एस्प्रिन देंगे, क्योंकि वहां पे एस्प्रिन क्या करेगा, खून को पतला रखेगा। ठीक है, वहां पे फिर बेस्ट कंडीशन होगी हार्ट पेशेंट के लिए, वहां पे स्ट्रोक का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए पेन किलर हार्ट पेशेंट में तो एस्प्रिन दिया जाता है। अगर कोई हार्ट पेशेंट नहीं है तो वहां पे फिर एस्प्रिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट काउंट को कम कर देगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है और कभी कभार उसको पेन हुआ है पूरी बॉडी में कहीं भी, तो डिक्लो और एसिक्लो यूज करिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ब्रूफेन भी अवॉइड करिए। ठीक है, जहां तक हो उसके अवॉइड करना है। अगर घर में कोई भी मेडिसिन है ही नहीं, केवल ब्रूफेन है, ठीक है, और आपके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तब ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टेबलेट मतलब 1 या 2 बार इमरजेंसी यूज में आप ले सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेगुलर यूज में कभी भी नहीं लेके आना है। ठीक है, ना ही ब्रूफेन, ना ही एस्प्रिन, ना ही निमोसलाइड, डिक्लो और एसिक्लो लीजिए, लेकिन ये भी बिल्कुल रेगुलर मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे भी जहां तक पॉसिबल होना मेडिसिन लीजिए ही मत। ठीक है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर फिर भी बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पे आप इन पेन किलर्स का यूज कर सकते हो। तो ये थी पेन किलर के बारे में कुछ जानकारी। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है, जो कैटेगरी है, वो है स्टमक पेन की। अगर पेट के अंदर दर्द है तो तब कौन सी मेडिसिन लेंगे? तब यहाँ पे 3 मेडिसिन है, या तो डाइसाइक्लोमाइन ले सकते हो,
ये भी पेट दर्द को ठीक कर देगी, ठीक है। या फिर मेफेनिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है मेफ्टाल सपास से, या फिर ये ले सकते हो एक टेबलेट, ठीक है। या फिर ड्रोटीन ले सकते हो, ड्रोटीन के अंदर साल्ट होता है ड्रोटावेरिन। तो तीनों में से कोई भी एक लेनी है, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन है वो ले सकते हो, एक टेबलेट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये डाइसाइक्लोमाइन है, जो ये ड्रोटीन है, ये ऐंठन अगर हो रही है ना पेट में, ऐंठन की वजह से पेट में दर्द है तो ये ठीक कर देगी। अगर गैस की वजह से पेट में दर्द है तो अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर गैस की वजह से पेट में दर्द है तो वहां पे रेंटिडीन या फिर पेंटोप्रोजोल वो काम करेंगी। अगर ऐंठन हो रही है पेट में, ठीक है, तो वहां पे फिर डाइसाइक्लोमाइन या मेफ्टालसपास या ड्रोटीन, जिसके अंदर ड्रोटावेरिन साल्ट होता है, तब ये यूज करनी है, ठीक है। तो पेट के दर्द के अंदर ये मेडिसिन यूज की जाती है। तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डाइजिन। डाइजिन सिरप कब यूज किया जाएगा? अगर पेट के अंदर जलन हो रही है बहुत ज्यादा तो वहां पे डाइजिन सिरप ले सकते हो, तो इससे बहुत आराम मिलता है और बहुत ही ज्यादा फेमस है ये डाइजिन, ठीक है। आपने बहुत काफी टाइम देखा होगा एड के अंदर भी, टीवी के अंदर। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी आती है वोमिटिंग की और गैस की। तो वोमिटिंग के अंदर कौन सी दवाई लेनी है और गैस के अंदर कौन सी दवाई लेनी है? नोजिया या वोमिटिंग है, देखिए वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, नोजिया का मतलब है फील ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आ नहीं रही है, उल्टी जैसा लग रहा है कि उल्टी आएगी, तो उसको नोजिया बोलते हैं। अगर नोजिया या वोमिटिंग है तो वहां पे ओंडेनसेट्रोन या डोमपेरिडोन, दोनों में से कोई भी एक टेबलेट ले सकते हो, ठीक है। देखिए डोमपेरिडोन जो टेबलेट है उसकी अगर डोज की बात करूं तो जो डोमपेरिडोन है वो आपको लेनी है 20 mg, ठीक है। दिन में 3 बार ले सकते हो, तो 20 mg की टेबलेट आती है, तो एक बार आप ले सकते हो, और पूरे दिन की बात करूं तो मैक्सिमम 3 बार ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी डोज की बात है, और या तो इसको खाना खाने के बाद लो या फिर खाना खाने से पहले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही डोमपेरिडोन है, इसको भी खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले सकते हो, ठीक है। और ये भी आपकी उल्टी को ठीक कर देगी। अगर इसकी डोज की बात करूं तो 4 mg की टेबलेट आती है, ठीक है। दिन में 1 या 2 बार ले सकते हो, तो उल्टी के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। ओंडेनसेट्रोन या डोमपेरिडोन में से कोई भी एक मेडिसिन आपको लेनी है अगर नोजिया या वोमिटिंग है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका यूज और डोज बता दी है। देखिए अब जो ओंडेनसेट्रोन और डोमपेरिडोन है या फिर कोई भी कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर है यानी कि पेट के अंदर छाले हैं, तो तब ये जो मेडिसिन है ये यूज नहीं की जाती है, ओके। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो गैस वाली है, उसके अंदर रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल, इन दोनों मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन दी जाती है। रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल दोनों ही बेस्ट मेडिसिन होती है गैस के लिए, ठीक है। अगर इनकी मैं डोज की बात करूं तो रेंटिडीन है, एसिलोक नाम से आती है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड नेम है, रेंटेक, जेंटेक और एसिलोक, ओके। तो 150 mg की ये टेबलेट आती है, इसको दिन में 2 बार ले सकते हो, ठीक है। और लेना किस तरीके से है? रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल दोनों ही जो टेबलेट है ना वो खाना खाने से पहले लेनी है, यानी खाली पेट लेनी है। और कैसे लेनी है? जैसे कि अगर आपने ये जो टेबलेट है ना रेंटिडीन या फिर पेंटोप्रेजोल, दोनों में से एक टेबलेट लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है और 1 घंटे पहले लेनी है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपने रेंटिडीन या पेंटोप्रेजोल ली तो उसके 1 घंटे बाद आपको खाना नहीं खाना है। इसका मतलब ये है खाना खाने से 1 घंटा पहले लेनी है, तब ये बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। तो इस बात का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम देखी गई है, बहुत ही ज्यादा लोगों को गैस की प्रॉब्लम है और वो क्या करते हैं, वो डेली ही या रेंटिडीन या पेंटोप्रेजोल ले रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि रेंटिडीन और पेंटोप्रेजोल से क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ना हमारा HCl होता है ना, ये इसको बनना क्या कर देती है, इस पे रोक लगा देती है, ये नहीं बनता है। तो अगर ये नहीं बनता है तो क्या होता है, जो ये HCl है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कैल्शियम, विटामिन B12 और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो रेगुलर बेस पर ये दवाई ले रहा है ना, तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक
ठीक है। अगर विटामिन B12 और आयरन की कमी होगी तो वहां पे फिर खून की कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो गैस की दवाई है वो रेगुलर बेस पर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 2 हफ्ते से ज्यादा तो कभी भी ये जो दवाई है ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कोई भी दवाई, केवल रेंटिडीन की बात नहीं कर रहा मैं, रेंटिडीन का तो मैंने आपको केवल एग्जांपल दिया है ताकि आप और भी दवाई रेगुलर बेस पर बिना डॉक्टर के सलाह के आप नहीं लो, अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी है आपको, ठीक है। देखिए आपको, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि रेंटिडीन अगर आप ले रहे हो तो वहां पे खून की कमी भी होगी, कैल्शियम की कमी भी होगी। खून की कमी होगी तो चक्कर आने लगेंगे, ठीक है, वो आपको पता ही है, कमजोरी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। तो इस वजह से इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इसलिए मत लो, ठीक है। कोई भी जो मेडिसिन है वो रेगुलर बेस पर आप मत लो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। तो ये जितनी भी दवाइयां मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कब लेनी है, ये 1 या 2 बार ले सकते हो आप, ओके। तो फिर आप डॉक्टर से मिलो। मान लिया आप घर पर हो, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते और आपके पेट में दर्द हुआ या वोमिटिंग हो रही है, तो वहां पे आप 1 या 2 डोज ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप डॉक्टर से मिल लो। तो इसलिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं यहाँ पे रेंटिडीन की, शायद मैंने डोज बता दी, ठीक है। रेंटिडीन की दोबारा से डोज देख लेते हैं क्या डोज है। रेंटिडीन की जो डोज है वो है 150 mg, ठीक है। 150 mg की टेबलेट आती है, दिन में 2 बार आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेंटोप्रेजोल 40 mg, ठीक है, दिन में केवल 1 बार ही लेनी है पेंटोप्रेजोल। ये खाली पेट की कैप्सूल इसको बोले जाते हैं, ओके। तो खाना खाने से जस्ट 1 घंटा पहले लेनी है, ओके। और उसके तुरंत बाद कुछ नहीं खाना है 1 घंटे तक। तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं लोपेरामाइड और रेसिकाट्रोटिल की। ये क्या है, ये है डायरिया के अंदर यूज की जाती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दस्त लग गए हैं तब ये दोनों मेडिसिन है वो यूज की जाती है, ठीक है। सबसे जो बेस्ट मेडिसिन होती है दस्त की वो होती है रेसिकाट्रोटिल, लेकिन लोपेरामाइड भी जो मेडिसिन है वो यूज की जाती है दस्त के अंदर। अब क्या होता है, जो लोपेरामाइड होती है ना मेडिसिन होती है वो मतलब इतनी ज्यादा बेस्ट नहीं है, रेसिकाट्रोटिल है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेडिसिन है। अब इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो 6 साल से नीचे का कोई भी बच्चा है तो उसके अंदर जो लोपेरामाइड है वो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो बिलो 6 ईयर लोपेरामाइड नहीं देनी चाहिए। अगर 6 से 12 साल का बच्चा है, ठीक है, जिसकी एज 6 से 12 साल है, तो उसकी अगर डोज की बात करूं तो उसको 2 mg, देखिए 2 mg की टेबलेट आ रही है तो वहां पे 2 mg को दे सकते हैं, ठीक है। और 12 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है तो उसको हम 4 mg दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोज की बात है लोपेरामाइड, ओके। तो दस्त के अंदर इसको यूज किया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये टोटली अवॉइड की जाती है दस्त के अंदर, दोनों ही दवाइयां, रेसिकाट्रोटिल भी और लोपेरामाइड भी, ठीक है। तो अगर दस्त लगे हुए हैं तो लोपेरामाइड आप दे सकते हो। 6 साल से नीचे का बच्चा है उसको बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, ये टोटली बैन है 6 साल के नीचे तक बच्चे में। रेसिकाट्रोटिल ये भी दस्त की होती है। अगर इसकी डोज की बात करूं तो 100 mg, ठीक है, 100 mg का कैप्सूल आता है, दिन में आप 3 बार दे सकते हो, ओके। तो मैक्सिमम दिन में 3 बार दिया जाता है। 100 mg का ये कैप्सूल आता है, ठीक है। तो ये रेसिकाट्रोटिल है और लोपेरामाइड है जो कि एंटी डायरियल है, यानी कि दस्त के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और दोनों में से बेस्ट की बात करूं तो रेसिकाट्रोटिल बेस्ट है। इसलिए अगर घर में दोनों मेडिसिन है तो रेसिकाट्रोटिल लो, बिल्कुल सेफ है, बेस्ट है। अगर केवल लोपेरामाइड है तो वहां पे आप लोपेरामाइड ले सकते हो, ठीक है, 1-2 डोज ले सकते हो आप, ताकि आपका जो दस्त है वो ठीक हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, ओके। और अगर दस्त के साथ साथ खून भी आ रहे हैं, ठीक है, ब्लड स्टूल आ रहा है, तो वहां पे फिर ये दोनों मेडिसिन आपको बंद कर देनी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको फिर इन्फेक्शन है तो वहां पे एंटीबायोटिक ली जाएंगी। एंटीबायोटिक में जैसे मेट्रिंडाजोल ली जाएगी, ठीक है।
ठीक है, ओफ्लॉक्स ओजेड है वो ली जाएगी, क्योंकि वहां पे फिर आंत के अंदर है, पेट के अंदर वहां पे फिर इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन की वजह से आपको वो डायरिया हो रहा है, तो वहां पे फिर ये दोनों मेडिसिन आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, टोटली बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डायरिया की मेडिसिन है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर कोई व्यक्ति को फ्रेश नहीं हुआ जा रहा है तो वहां पे मेडिसिन का यूज किया जाता है। वहां पे डल्कोफ्लेक्स नाम से आती है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दिन में एक ही बार ये टैबलेट लेनी है, रात को सोते टाइम इसको लेना है। ठीक है, तो वहां पे फिर कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे ठीक हो जाती है। सबसे पॉपुलर ये जो ब्रांड नेम है ये डल्कोफ्लेक्स आता है, तो कॉन्स्टिपेशन में डल्कोफ्लेक्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एलर्जिक की। एंटी एलर्जिक यानी कि किसी को एलर्जी हो गई है, ठीक है, किसी मेडिसिन की वजह से क्या है, पूरे शरीर पे एलर्जी हो गई है, कोई मेडिसिन उसको सूट नहीं की है ना, पूरी शरीर पे दाने दाने हो गए हैं, तो वहां पे भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर नाक ज्यादा बह रही है, जुकाम है बहुत ज्यादा और नाक बह रही है, रुक नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है व्यक्ति, तो वहां पर भी इन दोनों मेडिसिन में से एक मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो एंटी एलर्जिक में सिट्रिजिन और एविल, जिसके अंदर फिनेरमाइन साल्ट होता है, तो ये यूज किया जाता है। या तो सिट्रिजिन यूज करो या फिर फिनेरमाइन मेलेट, दोनों में से एक मेडिसिन यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो अगर इसकी डोज की बात करूं, सिट्रिजिन जो है ये 5 mg दिन में 2 बार ले सकते हो। ठीक है, जैसे सुबह 5 mg ले ली है ना, शाम को 5 mg ले, मतलब दिन में 2 बार। यानी कि अगर एलर्जी हुई है तो आप 5 mg की एक टेबलेट ले लो, वहां पे आपको तुरंत आराम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 2 बार ले सकते हो। अगर 10 mg की टेबलेट है तो एक ही बार लेनी है पूरे दिन में। ठीक है, तो ज्यादा ये मेडिसिन नहीं लेनी है, तो ये इसकी डोज की बात हो गई। ओके, और फिनेरमाइन की अगर मैं डोज की बात करूं तो यहाँ पे 4 mg की ये टेबलेट आती है, दिन में इसको 2 बार ले सकते हो। तो ये हमारा एंटी एलर्जिक मेडिसिन थी, जिसके अंदर सिट्रिजिन और फिनेरमाइन यानी कि एविल नाम से बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एविल के अंदर जो साल्ट है वो है फिनेरमाइन मेलेट। तो ये हमारी एंटी एलर्जिक थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या होना चाहिए हमारे घर पर। ये तो कुछ मेडिसिन थी जो घर पर होनी चाहिए हमारी फर्स्ट एड किट में। और क्या होना चाहिए, और हमारे पास कुछ ट्यूब्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्लोट्रीमाजोल होनी चाहिए, जिसको क्लोसिप नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिप्ला कंपनी की। अगर किसी को दाद है, खुजली है ना, तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। ओके, रेडनेस हो रही है कहीं पे, ठीक है, छोटी सी सिर्फ रेडनेस हो रही है कहीं पे, वहां पे छोटी छोटी दाने से निकल आए हैं, वहां पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो वहां पे फिर क्लोट्रीमाजोल का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो बीटाडीन भी होनी चाहिए। बीटाडीन होती है ऑइंटमेंट होती है, ये भी अगर जल गया है कहीं पे या फिर चोट लग गई है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। सिल्वर सल्फाडायाजिन है, दिख रहा होगा सिल्वर सल्फाडायाजिन क्रीम, इसका जो यूज है वो किया जाता है जैसे कहीं से गर्म पानी से जल गया हो, चाय से जल गया हो, यानी कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति वो जल गया हो तो वहां पे फिर इस ट्यूब का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट एड किट में ये भी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है रखना फर्स्ट एड किट के अंदर। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और क्या हो सकता है, जैसे बैंडेज है वो तो कॉमन सी है, वो रखना जरूरी है। ठीक है, पट्टी बैंडेड है वो होनी चाहिए, घाव को साफ करने के लिए स्प्रिट या डिटोल होना चाहिए। तो ये सारी मेडिसिन थी, कुछ ट्यूब्स थी, कुछ और आइटम्स एक्स्ट्रा 2-3 बताए, जैसे बैंडेज बैंडेड है, तो ये रखना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।